हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग टेक। दोस्तों, हम बचपन से पढ़ते आए स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी म्यूचुअल फंड के बारे में जो इस मॉडल को कम्प्लीटली मिमिक करता है, जिसने लास्ट 10 इयर्स में और सिंस इंसेप्शन अगर हम देखें बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हुए हैं। और ये पिक्चर इटसेल्फ उस म्यूचुअल फंड को डिपेक्ट करती है। और आप लोग ऑलरेडी उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट आपको नॉलेज के लिए है कि किस तरीके से हम एक म्यूचुअल फंड को एनालिसिस कर सकते हैं कि वो म्यूचुअल फंड सही है, अच्छा है, कैसे हम लोगों को बेटर रिटर्न दे सकता है। दूसरा, म्यूचुअल फंड में पहले बहुत अच्छे रिटर्न दिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है वो फ्यूचर में भी अच्छे रिटर्न्स देगा, बट हम लोग उसके पोर्टफोलियो को देख के समझ सकते हैं कि उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे रहने वाला है और उसकी थीम क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो विद पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 3 मेन टॉपिक कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड परफॉर्मेंस निफ्टी के कंपेटिटिव कैसी रही है, मिड कैप के कंपेटिटिव कैसी रही है और स्मॉल कैप के कंपेटिटिव कैसी रही है। दोस्तों, मैं पहले भी अपना वीडियो बना चुका हूँ म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, उसकी आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी, जिसमें आप समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड को एनालाइज कैसे करना है और कैसे इसकी परफॉर्मेंस कंपेयर टू निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप से कैसे कंपेयर की जाती है। दूसरा, हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन, इस म्यूचुअल फंड का कैसे पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन है इन डिफरेंट सेक्टर्स। एंड थर्ड इज फंड परफॉर्मेंस, इस फंड ने लास्ट 10 ईयर में और लास्ट 5 ईयर्स में और सिंस इंसेप्शन किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट कि निफ्टी 50 के कंपेटिटिव कैसी परफॉर्मेंस रही है। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि लास्ट ऑलमोस्ट 6 और 7 मंथ्स में मीन्स 23 सितंबर से निफ्टी में काफ़ी अच्छा करेक्शन आया। आप इसमें देखेंगे कि निफ्टी 50 में 17.22% का करेक्शन आया 196 डेज में। वहीं अगर हम निफ्टी मिड कैप की करेक्शन की बात करें तो 196 डेज में 23% का करेक्शन आया है निफ्टी मिड कैप फंड में। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, एक 6 और 7 मंथ में ये करेक्शन आया है 23 सितंबर से लेके 7 अप्रैल तक। 7 अप्रैल के बाद एक बाउंस बैक आना है मार्केट में शुरू हो गया, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। वहीं अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर उन्हीं 196 डेज में 28.2% का करेक्शन आया है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा खासा करेक्शन है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल फंड्स को देखेंगे और इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखेंगे तो काफ़ी सारे अच्छे स्टॉक 50% 40% तक भी करेक्ट हो गए, और छोटे स्टॉक की तो बात ही क्या करें, वो 60-70% तक भी करेक्ट हो गए हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड क्यों बेटर है। सेम ड्यूरेशन में 23 सितंबर 24 को इनकी जो NAV थी इस फंड की वो थी 88.969 रुपीज़। ओके, एंड 7 अप्रैल से जब से मार्केट ने बाउंस बैक शुरू किया है, ये ऑलमोस्ट 7.8% रिड्यूस होके 82.05 रुपीज़ हो गई है NAV। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि निफ्टी ने जहाँ 17% करेक्शन किया है, स्मॉल कैप ने 28% करेक्शन किया है, वहाँ इस फंड ने केवल 7.8% करेक्शन किया है। और अभी आप देखेंगे जहां निफ्टी अभी भी अपने जो हाईएस्ट लेवल था 26,200 के अराउंड, उस तक अभी तक भी नहीं पहुंचा है। लेकिन इस फंड की बात करें, ये ऑलरेडी अपने जो 23 सितंबर का हाईएस्ट लेवल था उसके ऑलमोस्ट नियर अराउंड पहुंच चुका है। सेकेंड में को अगर हम देखें तो इसकी NAV 87.9847 है। मीन्स आप इससे समझ सकते हैं कि जब मार्केट में गिरावट थी तो ये केवल 7.8% गिरा, लेकिन जैसे ही मार्केट संभला तो इसने अपनी जितनी भी गिरावट थी 6 मंथ्स की, वो इमीडिएटली जस्ट इन 1 मंथ वो पूरी कवर कर ली। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनका पोर्टफोलियो बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है। दोस्तों, हम बात करेंगे कि इसमें इतना कम करेक्शन क्यों हुआ और इतनी जल्दी इन्होंने वापस से अपने पुराने लेवल्स को कैसे अचीव कर लिया। तो अगर हम एज ऑन मई 2025 की बात करें तो इनकी इक्विटी होल्डिंग अराउंड 78.05% थी, जिसमें इन्होंने 10.7% फॉरेन इक्विटीज़ में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। अभी हम नेक्स्ट
जब पोर्टफोलियो डिस्कस करेंगे तो देखेंगे बहुत ही सिंपल इन्वेस्टमेंट है। जो फॉरेन की सबसे बड़ी कंपनीज हैं उन कंपनीज में इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। डेट की बात कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए इन्होंने 10.87% सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स लिए हुए हैं और अदर्स में इन्होंने 11.08% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है विच इंक्लूड द ट्रैप्स ऑफ 11.21%। तो इससे हम समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है इन्होंने इक्विटी में, डेप्थ में और फॉरेन इक्विटी में, जिसकी वजह से मार्केट में फॉल के साथ इतना गिरा नहीं, लेकिन जैसे ही मार्केट ने बाउंस किया तुरंत ये अपने प्रीवियस हाइट्स के पास पहुंच चुका है। तो दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं कि दिस इज़ द वे आप किसी भी म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर सकते हैं कि उन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, कौन से स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में है और किस तरीके से वो अपना प्रीवियस परफॉर्म कर चुके हैं फॉल में और राइज में, दोनों सिनेरियो में। और यही चीज़ है जो इसको टॉप 3 म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सी फंड कैटेगरी में खड़ा कर देती है। अभी दोस्तों नेक्स्ट हम इसका डिस्कस करेंगे कि इन्होंने अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अमंग डिफरेंट सेक्टर। दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं इनका सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनका जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो बैंक है और अगर आपको पता होगा, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अदरवाइज आप आई बटन में भी लिंक देख सकते हैं। मैंने फरवरी में ही एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था FII और DII बहुत ज़्यादा बुलिश हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए और इनका भी अगर आप देखेंगे कि इन्होंने भी उसी ड्यूरेशन में अपना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी कुछ बढ़ाया है। अगर आप देखेंगे HDFC बैंक में इनका इन्वेस्टमेंट 7.98% था, उसको बढ़ा के 8.38% कर दिया। सिमिलरली कोटक बैंक में इन्होंने बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है पिछले कुछ महीनों में, 2.44% से बढ़ा के इसे 4.59% कर दिया है। ये चीज़ दोस्तों मैंने अपने फरवरी वाले वीडियो में ही बता दी थी कि FII एंड DII बोथ वर पॉजिटिव फॉर द बैंकिंग सेक्टर। एक्सिस बैंक में भी इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। तो आप देखेंगे कि जो मेजर बैंक्स हैं इंडिया के, HDFC, ICICI, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इनमें इन्होंने अपना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसकी वजह से और आप प्रेजेंटली देखेंगे बैंक आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, तो इनका पोर्टफोलियो फटाफट अपने प्रीवियस सितंबर वाले लेवल पे आ गया जस्ट इन 1 मंथ ड्यूरेशन, while Nifty is not able to achieve, still I think almost 10% down from that top level. सिमिलरली फॉरेन इक्विटी की अगर बात करें तो इन्होंने बहुत ही सिंपल फेसबुक, अल्फा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन में इन्वेस्ट किया हुआ है। टोटल 10.7% का इन्वेस्टमेंट है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अपना इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ाया है। अगर आप देखेंगे प्रीवियस 6% के कंपेटिटिव 7% किया है, विच इज़ अ क्वाइट ह्यूज अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड। नेक्स्ट इन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा में इन्वेस्ट किया हुआ है। पहले इनका इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट निल था महिंद्रा एंड महिंद्रा में, जो इन्होंने 2.97% तक बढ़ाया है। सिमिलरली कोल इंडिया में इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट 4.93 से बढ़ाकर 6% किया हुआ है। IT में भी इनका इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है। दूसरा अगर हम फार्मास्यूटिकल में देखें तो अराउंड 4.09% का इन्वेस्टमेंट है और इन्होंने अभी काफ़ी सिप्ला में काफ़ी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। रीज़न बीइंग कि उसका EBITDA अच्छा है, पैट काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है और इनका कैश रिजर्व भी काफ़ी अच्छा है। तो इस तरीके की जो सस्टेनेबल कंपनी है उनमें इन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है ताकि ये अच्छे रिटर्न दे सकें। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम कोल इंडिया की बात करें, कोल इंडिया में भी इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ाया है। काफ़ी एनर्जी की जो डिपेंडेंसी है वो कोल इंडिया के ऊपर है। ऑलमोस्ट 55% डिपेंडेंसी आज की डेट में भी एनर्जी की कोल के ऊपर है। और दूसरा इनके पास अगर कैश रिजर्व की बात करें, कोल इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व है। दोस्तों आप देख सकते हैं जो चैंपियन कंपनीज हैं लाइक ऑटोमोबाइल्स की महिंद्रा एंड महिंद्रा एक चैंपियन कंपनी है, मारुति सुजुकी है, उस तरीके के जो मेजर बिग प्लेयर हैं उन कंपनीज में इनका इन्वेस्टमेंट है। सिमिलरली कोटक बैंक में इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ाया है। HDFC बैंक में इनका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। ये अपने आप में प्रूव करता है कि इन लोगों ने पोर्टफोलियो को बहुत ही अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाइड किया हुआ है और बहुत ही अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ताकि आपका पैसा काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट रह सके मार्केट के अप एंड डाउन्स में भी। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि फंड परफॉर्मेंस की।
तो आप देख सकते हैं कि इनके दो प्लान है, रेगुलर और डायरेक्ट। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि डायरेक्ट प्लान के रिटर्न फॉर द सेम ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 0.85% से ज़्यादा है कंपेयर टू द रेगुलर प्लान। सो इन 1 ईयर रिटर्न इज़ 14.65%। इतने मार्केट डाउनफॉल के बाद भी इनके रिटर्न्स 1 ईयर में 14.65 है, और 10 ईयर्स के आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो 17.95% है। सो देख सकते हैं कि ये ईयर ऑन ईयर रिटर्न है, तो विच इज़ फार बेटर देन द निफ्टी 500 एंड निफ्टी 50। या अगर आप निफ्टी के परफॉर्मेंस देखेंगे हार्डली 12% है, विच इज़ हियर 18%। तो दोस्तों मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि अगर आपको ईयर कैलकुलेट करना है कि कितने ईयर्स में अगर आपका पैसा डबल होगा, तो 72 को परसेंटेज से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर ऑफ ईयर आ जाते हैं। लाइक 72 को 12 से डिवाइड करेंगे तो निफ्टी में अगर आप पैसा डालते हैं तो ऑलमोस्ट 6 ईयर्स में 72 डिवाइड बाई 12 तो ऑलमोस्ट 6 ईयर में पैसा डबल होता। वहीं अगर इस फंड की बात करें वो तो 72 डिवाइड बाई 18 ऑलमोस्ट 4 ईयर्स में, मीन्स 2 ईयर्स अर्ली आपका पैसा डबल हो जाता। तो इससे आप देख सकते हैं कि फंड ने कितना अच्छा परफॉर्म किया और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है। सिमिलरली अगर आप 10,000 के इन्वेस्टमेंट से देखेंगे तो इन्होंने लगभग 10 साल में आपका अमाउंट 52,000 हो गया है, और वही सिंस इंसेप्शन अगर आप देखेंगे फ्रॉम 2013 तो वो 85,000 हो गया है। तो दोस्तों मैं हमेशा म्यूचुअल फंड की काफ़ी रिकमेंडेशन देता हूँ, म्यूचुअल फंड के बारे में बात करता हूँ। क्विक मनी कभी नहीं बनता। ऑप्शन एंड फ्यूचर में से भी नहीं लिखना शुरू कर दिया कि आप ऑप्शन एंड फ्यूचर में ट्रेड करेंगे तो 95% लोग पैसा लूज़ करके ही जाते हैं। केवल होप ट्रेड होती है, और बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इस बात को कह चुके हैं। लेकिन जब आप सेम ट्रेड अगर आप इस तरीके की म्यूचुअल फंड्स में करते हैं तो आपको एक फॉर्च्यून क्रिएट करते हैं, आप एक बहुत अच्छा फंड क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये केवल और केवल लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने वीडियो बनाया हो कि कौन से पॉइंट्स आपको चेक करने हैं और किस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं किसी फंड को। ये रिकमेंडेशन नहीं है। इसी तरीके से आप दूसरे म्यूचुअल फंड को और एनालाइज कर सकते हैं, या आप किसी और फंड पर मेरी रिकमेंडेशन चाहते हैं या एनालिसिस चाहते हैं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।